हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप? सब बढ़िया? मैं भी बहुत बढ़िया। स्वागत है आपका पीडब्ल्यू के इस प्लेटफॉर्म पे। और मैं हूं आपकी EISNSM की फैकल्टी सोनाली मैम। सो गाइस, पीडब्ल्यू आपके लेके आया है द्रोणाचार्य मैराथन सीरीज। जो भी बच्चे मई 23 या आगे अटेम्प्ट लिखने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट के लिए, उनके लिए ये सीरीज बहुत ही यूजफुल है। तो एग्जाम में जाने से पहले सारे के सारे लेक्चर्स को जरूर देख के जाइएगा। आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 है बेटा जी EIS के चैप्टर नंबर 4 के ऊपर। जी हाँ, चैप्टर नंबर 4 बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, तो मैंने कहा क्यों ना इसको आसान करके मैराथन के सीरीज में बच्चों के लिए लाया जाए। गाइस, आप सभी को ये वाली बात भी पता है कि जो हमारे लेक्चर्स, हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 काफी बड़ा चैप्टर है, राइट। इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए इसको दो वीडियोस में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो ICAI के स्टडी मैट पे भी इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पार्ट 4A वुड बी डीलिंग विद द ई-कॉमर्स, right? And part 4B would be dealing with the emerging technologies. ओके, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपके लिए दोनों का अलग अलग वीडियो बना के लेके आ रही हूँ। सो अगर आप अभी पार्ट नंबर 4A देख रहे हैं तो आप पार्ट नंबर 4B भी देखिएगा, और अगर आप पार्ट 4B देखेंगे तो पार्ट 4A जरूर देखिएगा। दोनों का मिला के बहुत ज्यादा योगदान है CA के एग्जामिनेशंस के अंदर। Okay guys, चलिए, so today we'll be doing with part A of this chapter, that is e-commerce, m-commerce and emerging technologies. Is that clear? Okay guys, मैं ऑलरेडी आपके लिए 6 लेक्चर्स लेके आ चुकी हूँ। कुछ लेक्चर्स स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के हैं, कुछ लेक्चर्स EIS के हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो है वो लेक्चर्स जो है जरूर देखिएगा। बात करते हैं नोट्स की, जिसको कि मैं यूज करने वाली हूँ पढ़ाने के लिए। तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा बना हुआ है, वहां पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और या फिर आप जो है पीडब्ल्यू की ऐप पे जाकर अपना आपको एनरोल करा सकते हैं इन द द्रोणाचार्य मैराथन बैच, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, और आपको ये सारे नोट्स वहीं पर इकट्ठे मिल जाएंगे विद द ड्यू लेक्चर्स। ठीक है गाइस, तो आप लोग वहां पर जाके भी अपना आपको एनरोल करा सकते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले बेटा जी हम कुछ पढ़ने वाले हैं बेसिक्स। व्हाट आर द बेसिक पॉइंट्स? सो द बेसिक पॉइंट्स आर लाइक ई कॉमर्स का मीनिंग क्या है, कि ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड द ट्रेडिशनल सिस्टम्स, ई कॉमर्स के बेनिफिट्स क्या है और ई कॉमर्स के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सो गाइस, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है डिसएडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स। ओके गाइस, सो ई कॉमर्स आपको पता ही है, जब हम चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं, जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन को इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं, इट इज नोन एज ई कॉमर्स। ऑब्वियसली वी यूज टेक्नोलॉजी, right? And we do all the transactions recording using that technology. That means if we are doing the trading and we are using the technology for the training, that would be called as e-commerce. Example, Amazon is right now selling on the online platform, which is a e-commerce business. बात करते हैं कि क्या डिफरेंस है ट्रेडिशनल वाले में और ई कॉमर्स में। तो बेटा जी देखो, जब आप बगल की दुकान पे जाते हो और खरीदते हो मैगी, तो वो जो बगल की दुकान है बेटा जी, दैट इज द नॉर्मल ट्रेडिशनल दुकान। तो उसको हम यहाँ पे रखते हैं। एंड एंड जो आप अमेजोन की बात करते हैं, दैट इज अ ई कॉमर्स वेबसाइट और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो वो आपको कैसे मिलता है? वाया इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिकली। और जो ट्रेडिशनल दुकान होती है, दैट इज अ मैनुअल वे ऑफ टेकिंग आउट द थिंग्स और परचेजिंग द थिंग्स। आई डोंट थिंक सो कि ये आपको ज्यादा दिक्कत करता है। आगे चलते हैं गाइस, जहाँ पे बच्चों को ज्यादा दिक्कत होती है वहां पे मैं ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, बिकॉज वी आर इन द मैराथन सीरीज। सो बेनिफिट्स की बात करते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द ई कॉमर्स। तो आप सबसे पहले ये सोचो कि ई कॉमर्स यूज कौन कौन कर रहा है। तो देखो, ई कॉमर्स यूज करने वाले 3 लोग हैं। पहला कौन? पहला है बेटा जी कस्टमर, यानी कि यू एंड मी। दूसरा कौन है बेटा? दूसरा है बेटा जी आपका
जो बेच रहा है, जैसे कि अमेजोन जो क्या कर रहा है, बेच रहा है, ठीक है। और तीसरा कौन भी यूजर है बेटा, गवर्नमेंट भी यूजर है, क्योंकि गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर सच ट्रेड्स एंड एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट भी क्या है, इन्वॉल्व है। तो बताओ बेनिफिट्स किसको हो रहे होंगे ऑनलाइन बिजनेस के, इन तीनों को ही हो रहे होंगे। कस्टमर को घर बैठे सब कुछ सामान मिल जाता है, सेलर जो है 24/7 सेल कर पाता है, उसका कस्टमर बेस इंक्रीज हो जाता है। गवर्नमेंट जो है बेटा जी कहती है कि अब कोई भी इंसान 2 नंबर की सेल्स नहीं कर पाएगा। अगर कोई इंसान ऑनलाइन परचेज करता है तो उसकी उस बेचने वाले बंदे की सेल्स भी जो अकाउंट फॉर होगी दैट वुड बी इन 1 नंबर। दैट मीन्स मनी लॉन्ड्रिंग का जो है प्रोबेबिलिटी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो गवर्नमेंट भी बेटा बेनिफिट उठाती है ई कॉमर्स बिजनेस का। तो पढ़ते हैं कि कस्टमर को क्या क्या बेनिफिट है। तो कस्टमर को कन्वीनियंस मिलती है, आप घर बैठे जो है अपना ऑर्डर दे सकते हैं, टाइम सेव होता है, आने जाने का टाइम जो है बच जाता है, वेरियस ऑप्शंस है, मेरे पास फ्लिपकार्ट है, मेरे पास अमेजोन है, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। रिव्यूज मालूम पड़ जाता है, जैसे बगल की दुकान पे जब हम जाते हैं तो वो कहता है नहीं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बट वो दुकान वाला ही कह रहा है, राइट। यहाँ पर आपको लोगों के ही रिव्यूज मिल जाते हैं, लोगों ने जब यूज किया तो कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, तो उससे आप इस बात को फाइनलाइज कर सकते हैं कि वेदर यू वांट टू टेक द प्रोडक्ट और नॉट। ओके, देन कूपन्स ऑन डील्स, आपको बहुत सारे कूपन्स मिल जाते हैं, बहुत सारी डील्स मिल जाती हैं ना, जैसे कि अमेजोन चलाता रहता है ब्लैक फ्राइडे सेल, ये सेल वो सेल, बहुत सारे कूपन्स और डील्स मिल जाती है। और यस वी हैव एनी टाइम एक्सेस, दैट इज 24/7 एक्सेसिबिलिटी। सेलर को क्या क्या बेनिफिट्स है, कस्टमर का पेज बढ़ जाता है। पहले कस्टमर सिर्फ बगल के घर के आसपास के लोग ही खरीद पाते थे, अब जो है कस्टमर ऑनलाइन अगर खरीद रहा है तो वो कहीं से भी दुनिया के किसी कोने से बैठ के आपको ऑर्डर प्लेस कर सकता है। इंस्टेंट ट्रांजैक्शन हो सकता है, आपका इंस्टेंट ट्रांजैक्शन हो सकता है, कॉस्ट रिडक्शन हो जाती है बिकॉज आपको दुकान नहीं खरीदनी पड़ती, आपको रेंट नहीं देना पड़ता, मतलब बहुत सारी चीज़ों में कॉस्ट रिडक्शन हो जाती है, इसीलिए आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। और अगर आपको नए मार्केट में भी जाना है ना तो वो भी आप इजीली कर पाते हो। जैसे मान लो जैसे मैं आपको बताती हूँ नायका है, जैसे मिंत्रा है। अब मिंत्रा ने स्टार्टिंग में क्या लॉन्च किया, सिर्फ कपड़े लॉन्च करे थे मिंत्रा ने, राइट। बट जब उसने ऐप बनाई ली, अब जब लोग उस ऐप से शॉप कर ही रहे थे तो उसने क्या किया, उसने कपड़ों के साथ साथ कॉस्मेटिक भी चालू कर दिया कि नहीं कर दिया। सो गाइस दिस इज व्हाट द पॉइंट इज कि अगर कोई भी एंटिटी, अगर कोई भी सेलर जो है वो नए मार्केट पे जाना चाहता है, तो अगर वो ऑनलाइन सेल कर रहा है, एक वेबसाइट बना रहा है, एक ऐप बनवा रहा है, तो वो कुछ भी बेच सकता है उस ऐप पे, कुछ भी वेबसाइट पे कुछ भी बेच सकता है, राइट। ओके, गवर्नमेंट को क्या 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 है फायदे, गवर्नमेंट को जो है करप्शन जो है करप्शन नहीं मिलती है, गवर्नमेंट को मालूम पड़ जाता है सब कुछ नंबर 1 में हो रहा है, और हमारे एनवायरमेंट को भी जो है डैमेज नहीं होता। तो ये क्या है हमारे बेनिफिट्स। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। बट डिसएडवांटेजेस तो बहुत ही आसान है, मतलब मैं सच्ची बताऊं, ये तो मैंने पढ़े ना खुद से, तो मुझे पता क्या लगा, बाल की खाल निकालने वाले कॉन्सेप्ट बता रहा है, बाल की खाल निकाल रहा है, यू अंडरस्टैंड, बाल की खाल मतलब बेफजूल के डिसएडवांटेजेस। कहते ही है ना कि मतलब हर एक इंसान जो है हर चीज के नेगेटिव पॉइंट कर देता है आज की डेट में, तो बस वही वाली बात है। देखिए, कहते हैं सबसे पहले अगर आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चलाना है तो आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा। भैया किसको नहीं चाहिए होगा इंटरनेट कनेक्शन, सबको चाहिए होगा। सो कहते हैं नो इंटरनेट नो सच यूसेज ऑफ द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। यस, हाई सेटअप कॉस्ट लगती है, ऑब्वियसली यू नीड हार्डवेयर, यू नीड सॉफ्टवेयर, मेंटेनेंस का खर्चा, सर्वर का खर्चा पता है वो कितना होता है, बहुत ज्यादा होता है। एंड आजकल कस्टमर का जो डेटाबेस है वो मेंटेन करने के लिए आपको बड़े बड़े सर्वर्स चाहिए होते हैं, तो द मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरी मच हाई। लीगल इश्यूज भी आ जाते हैं कभी कभी, तो बहुत दिक्कत हो जाती है, कन्फ्लिक्शन आ जाती है, बहुत दिक्कत हो जाती है। एंड देर आर सर्टेन टाइम्स ऑफ बिजनेस लिमिटेशंस ऑल्सो। बिजनेस की क्या लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि मान लो आज भी मैं बोलूँ ना कि मान लो मेरी शादी तय हो जाती है और मेरे को ज्वेलरी खरीदने के लिए जाना है, तो ना मैं ज्वेलरी के लिए कभी ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट नहीं करूंगी, मैं अभी भी ना शायद उस दुकानों पे जाना प्रेफर करूंगी, देखकर ज्वेलरी बात करके एकदम सेटिस्फेक्शन तभी आता है जब हम दुकान पर जाते हैं, इन केस ऑफ ज्वेलरी काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। तो यहाँ पर भी उन्होंने ये बोला कि देर आर स्टिल सर्टन बिजनेस विच कम्स विद द लिमिटेशन, कि लोग आज भी ऑफलाइन ही प्रेफर करते हैं, ऑनलाइन नहीं। नेक्स्ट वाज कल्चर इम्पेडिमेंट्स। कल्चर इम्पेडिमेंट्स का मतलब होता है कि कल्चरली कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं,
यानी कि जैसे जो लोग मतलब इस फील्ड में है ना, वो आज भी कहते हैं कि नहीं यार मेरा क्रेडिट कार्ड मत लगाओ, पता नहीं कोई मेरे पैसे ना निकाल ले, या पता नहीं है मेरे पैसे खाली ना, मेरे कार्ड खाली ना कर दे। तो जो आजकल के मतलब लोगों में भी ये चीजें पाई जाती है कि लोग कल्चरली जो है ना अभी भी पुराने जमाने के चल रहे हैं, एंड वो जो है एक तरीके से लिमिटेशन है। और सिक्योरिटी कंसर्न तो है बेटा, दिस इज बिगेस्ट डिसएडवांटेजेस, बिगेस्ट सेफ्टी इज अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन मार्क. So these are the disadvantages of the e-business. So we are done with the very first फ्लो चार्ट. हमने मीनिंग कर लिया, डिफरेंस बिटवीन कर लिया, बेनिफिट्स कर लिए, एंड डिसएडवांटेजेस भी कर लिया. ओके गाइस, चलिए अब गाइस जो हम आगे जा रहे हैं ना, तो आपको आगे जो है क्या क्या मिलने वाला है. यू विल बी टॉकिंग अबाउट द ई बिजनेस मॉडल्स, और यू कैन से द बिजनेस मार्केट्स. सबसे पहले मैं आपको ये पढ़ाऊंगी, ठीक है. उसके बाद मैं आपको आपके लिए वहां पे पिछले जो टॉपिक है बिजनेस मॉडल्स, वहां पे आपको लेके जाऊंगी, ठीक है. चलिए सुनिए मेरी बात ध्यान से. तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ई बिजनेस मार्केट्स और दी ई मार्केट्स. ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैं सीधा सीधा बोलती हूँ. हर चीज ऑनलाइन हो गई ना, हर चीज ऑनलाइन हो गई है. तो जो भी आप अभी पढ़ने के लिए जा रहे हो ना, इसके ये भी क्या चीज है, इसके आगे भी क्या कर दिया बेटा जी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर दिया, ऑनलाइन लगा दिया बेटा सब कुछ. हमने कहा ई शॉप, हमने कहा ई शॉप, यानी कि नॉर्मल दुकान के आगे प्रीफिक्स में क्या लगा दिया, ई लगा दिया. तो वो दुकान कैसी हो गई बेटा, इलेक्ट्रॉनिकल दुकान, यानी कि ऑनलाइन शॉप हो गई. जैसे मालूम मैं जो हूँ डब्लू की कुर्ती पहनना प्रेफर करती हूँ, तो डब्लू के आउटलेट पे ना जाके मैंने जो है बेटा क्या किया, मैंने जो है डब्लू का वेबसाइट जो है ऑनलाइन खोल लिया, और वहां पे जो है मैं सामान खरीद रही हूँ. दैट इज अ ई शॉप, दैट इज अ ई शॉप, यानी कि शॉप कैसी हो गई, ऑनलाइन हो गई. नेक्स्ट इज ई मॉल. अब जो जिस मॉल में आप जाते हो वो अगर ऑनलाइन हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, ई मॉल. अमेजोन जो है इट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द ई मॉल. राइट, ओके. आप सभी लोग ने अमेजोन से शॉपिंग पक्का पक्का कर रहे हो कि कमेंट डाउन बिलो अगर आपने अमेजोन से कुछ भी खरीदा है तो. ई ऑक्शंस. अब देखो गाइस, आप लोगों ने इसका एग्जांपल ओलेक्स भी दे सकती हूँ मैं. ओलेक्स आप लोगों ने पक्का ओलेक्स से खरीद भेजा होगा कुछ ना कुछ, तो ये ऑक्शन से तो हैं, बट ये कैसे ऑक्शंस हैं, ऑनलाइन ऑक्शंस हैं. तो ये क्या बन गए बेटा जी, आपके ई ऑक्शंस, यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऑक्शंस बन गए. ईबे इज ऑल्सो वन ऑफ दीज काइंड्स ऑफ स्ट्रीम्स. Right, next is portals. We have so many portals like naukri.com, like LinkedIn, है ना. तो what are these are the portals जहाँ पर भी क्या होता है, जहाँ पर कि लोगों को आगे विजिट कराया जाता है, एंड लोगों को इकट्ठा किया जाता है, एंड उसके थ्रू जो है लोगों को चीजें मिलती हैं एज पर देयर वांट्स. जैसे आपने Naukri.com तो सुना होगा, आज नहीं तो कल किसी ना किसी ने नौकरी तो ढूंढी ही होगी ना. तो Naukri.com पे क्या होता है, जो जिसके यहाँ पे नौकरी की वैकेंसी होती है वो भी लिस्टिंग करा लेता है, और जो नौकरी ढूंढ रहा होता है वो भी लिस्टिंग करा लेता है, और एक पोर्टल बन जाता है ऑनलाइन, जहाँ पर कंपनीज और जो एम्प्लॉयज होते हैं, एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयज, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज, वो आके मीट करते हैं. उसको बोलते हैं पोर्टल. राइट, चलिए आगे बात करते हैं बायर एग्रीगेटर. अब आप लोगों ने खाना तो मंगाया ही होगा जोमेटो से खाना बनाया होगा. अब जिस प्रकार से हमने ई मॉल्स बनाए ना चीज़ों को बेचने के लिए, ऐसे हमने खाने के लिए भी क्या कर दिया, जोमेटो बना दिया कि भैया अगर आपको साउथ इंडियन खाना हो तो भी आपको जोमेटो पे मिल जाएगा, आपको इटालियन खाना होगा तो भी जोमेटो पे मिल जाएगा, आपको चाइनीज़ खाना जोमेटो पे मिल जाएगा. दैट मीन्स कि आप जो है सारे के सारे सेलर्स को, यानी कि प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोवाइडर्स को क्या करते हो, अंडर वन रूफ जो है ले आते हो इन योर ओन ब्रांड नेम. स्विगी इज ऑल्सो द गुड एग्जाम्पल, स्विगी. ओके, चलो नेक्स्ट इज वर्चुअल कम्युनिटीज. एग्जाम्पल फेसबुक हो गया, है ना, ये इंस्टाग्राम हो गया, ये क्या है, वर्चुअल कम्युनिटीज है, यानी कि वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन कम्युनिटीज है, आप ऐसे मिल सकते हो. पहले लोग जो है ग्रुप बनाते थे ऑफलाइन मोड पे, अब जो है लोग ग्रुप बनाते हैं ऑनलाइन मोड पे, जिनको क्या कहते हैं, वर्चुअल कम्युनिटीज. नेक्स्ट इज ई मार्केटिंग. अगर आप नॉर्मल मार्केटिंग कर रहे थे, आप पैम्पलेट बांट रहे थे, आप एडवर्टाइजमेंट करा रहे थे, बहुत सारे होर्डिंग्स लगवा रहे थे, ये क्या था, मार्केटिंग था. इस ई मार्केटिंग को आपने ऑनलाइन कर दिया, आपके पास मैसेज आने चालू हो गए, आपके पास पॉपअप विंडो खुल जाती है, आप यूट्यूब खोलते हो एडवर्टीजमेंट आ जाता है. तो वो सब क्या है, ई मार्केटिंग. ओके, नेक्स्ट इज ई प्रोक्योरमेंट. प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना. प्रोक्योरमेंट यानी कि प्राप्त करना. अब आप जो सामान प्राप्त करो, लेट्स सपोज यू आर दी होलसेलर,
ठीक है, आप क्या है, होलसेलर है। तो आपको ना क्या करना पड़ेगा, सामान प्राप्त करना पड़ेगा, यानी कि सप्लायर से जो है सामान लाना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए भी क्या बन गई है बेटा कि एक ऐप बन गई है, जो क्या होता है कि जैसे सामान जो है बनता है, होलसेलर जो है उस ऐप के थ्रू सप्लायर से बोलते हैं कि मुझे जो है 10 kgs के शुगर के 10 पैकेट्स चाहिए, 10 कट्टे चाहिए मेरे को भाई। तो वो सीधा सीधा ऑर्डर प्लेस कर देता है। C1 इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग एप्स राइट नाउ फॉर प्लेसिंग सच ऑर्डर्स। Similarly, we have e-distribution. Now, if you are the supplier and you want to distribute your saman to the different wholesalers, then you can you can use such apps so that you distribute, automatically there will be the distribution based upon the request received from the various wholesalers. That is the e-distribution apps. ठीक है ना। ई मॉल हमने पढ़े थे, ई मॉल में एक बेटा अमेंडमेंट आई है। क्या अमेंडमेंट आई है बेटा जी, ई मॉल में ये अमेंडमेंट आई है कि ई मॉल दो प्रकार के हैं, जनरल मॉल यानी कि जिसमें सब कुछ मिलता है, जैसे कि पेटीएम मॉल, सब कुछ मिलता है, पेटीएम मॉल, ठीक है। और स्पेशलाइज मॉल यानी कि जिसमें कि एक ही चीज की स्पेशलाइजेशन है, जैसे 99acres.com जो है वो प्रॉपर्टी ही प्रॉपर्टी दिखाता है, कुछ और नहीं दिखाता, तो दैट इज अ स्पेशलाइज्ड मॉल। ओके, चलिए। सो ये आपने करे बेटा ई मार्केट्स यानी कि ई बिजनेस, यानी कि ऑनलाइन कितने तरीके के हमारे बिजनेस मार्केट्स होते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, यहाँ पर आते हैं आपके ई बिजनेस मॉडल्स। तो गाइस देखिए, अगर कोई सुनिएगा, अगर कोई बायर सेल कर रहा है और परचेजर भी बायर है, इसको क्या बोलेंगे, B2B, यानी कि बायर टू बायर। जैसे कि मान लो OLX पे आप सामान जब बेचते हो तो आप भी एक तरीके से बायर ही होते हो, क्योंकि आपने वो सामान खरीदा होता है, ठीक है। आप क्या बोलते हैं, एक तरीके, सॉरी, कस्टमर होते हो। आई एम रियली सॉरी, दैट इज नॉट द बायर, दैट इज अ कस्टमर। एक सेकेंड, जस्ट इसको रेज करती हूँ। सो इफ यू आर डूइंग द नॉट B2B, इफ यू आर डूइंग विद द C2C यानी कि कस्टमर टू कस्टमर और कंज्यूमर टू कंज्यूमर। सो इन केस जैसे मान लो आपने कोई AC खरीदा, अब आप जो है AC खरीद के अपना यूज कर रहे हो, 5 साल तक आपने यूज किया, अब आप कह रहे हो नहीं अब तो मुझे नया AC लेना है, अब तो मैं स्प्लिट AC लूंगा। तो आप क्या करते हो, अब आप उसको सेल पे लगा देते हो, कहाँ पर, OLX के अंदर। तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रॉम वन कस्टमर टू अनदर कस्टमर, सामान क्या हो गया, बिक गया। इसको क्या बोलते हैं, C2C बिजनेस, राइट। अगर मान लो जो है किसी बिजनेस ने बोला कि मेरे ना फर्नीचर का काम है और कोई भी बंदा आ सकता है और जो है ना मेरे से फर्नीचर खरीद सकता है, वो क्या हो गया, B2C। अमेजोन जो है बेटा वो क्या है, B2C है। जैसे कि अमेजोन जितनी भी सब चीज़ें हैं वो लिस्ट कर देता है, कंज्यूमर आके खरीद लेता है, ये क्या हो गया, B2C। तो उसने क्या किया बेटा जी, जो आपके ये वाले सारे सामान थे ना, सारे के सारे पॉइंट्स है ना, ई शॉप, ई मॉल, ई ऑक्शन, ये जो बिजनेस है किनके बिटवीन में हो सकता है ना, ये कैटेगराइज करने की कोशिश करिए। अब जैसे दुकान है, तो दुकान जो है ई शॉप, वो तो कंज्यूमर दुकान नहीं लगाता, राइट। सो ई शॉप्स कहाँ पे आया, B2C। कहाँ पे आया, B2C। अब ऑक्शन की बात करते हैं, जैसे OLX है, OLX जो है उसमें कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी होती है सेल, देखो यहाँ पर भी आ गया, और बिजनेस टू कंज्यूमर भी होती है सेल, तो देखो B2C भी आएगा, आ गया ई ऑक्शन, ये रहा। और क्या बोलते हैं, B2B भी आएगा, एक जो बंदा है वो दूसरे बिजनेस करने वाले बंदे को भी बेच सकता है। जैसे मान लो कि कल को PW कहता है कि हमारे को ना 10 लैपटॉप्स चाहिए, तो बेचने वाला भी क्या हो गया, बिजनेस हो गया, बिजनेस वाला हो गया, खरीदने वाला भी कौन है, बिजनेस है, ठीक है। इतने पे लैपटॉप्स ऑक्शन कर दिए भाई, ठीक है। तो ये क्या है, B2B है। सो ऐसे करके उन्होंने कैटेगराइज किया है। तो B2C का मतलब क्या होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर। B2B का मतलब होता है बेटा जी बिजनेस टू बिजनेस। C2C का मतलब होता है कस्टमर टू कस्टमर या कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू बिजनेस भी होता है बेटा, जैसे कि मान लो कंज्यूमर जो है अपने प्राइस को जो है, अपने सामान को जो है बिजनेस को जब बेचता है, जैसे कि ई मार्केटिंग वगैरह, ठीक है। देन C2G, कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, G स्टैंड्स फॉर द गवर्नमेंट। जैसे कि मान लो अब आपने इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करते हो ना, तो क्या है ये, दैट इज अ C2G, इनकम टैक्स की जो रिटर्न जाती है, दैट इज अ C2G बिजनेस। देन G2C यानी कि गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, जैसे कि आपको गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया कि आप अपने आधार कार्ड में क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, दैट इज G2C। नॉन एक्सेस B2G यानी कि बिजनेस टू गवर्नमेंट। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, एंड नाउ आई होप कि आपको बिजनेस मॉडल्स क्लियर हो गए होंगे। सो वी हैव बिजनेस मॉडल्स बेस्ड अपॉन दीज ई बिजनेस मार्केट्स, ठीक है। चलिए
आगे चलते हैं। द नेक्स्ट वुड बी द ई कॉमर्स कॉम्पोनेंट्स। तो गाइस कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मेरी बात ये सुनेंगे, कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे कहूं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ 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 वाटर, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ वाटर, मुझे वाटर के कंपोनेंट्स बताओ, तो आप क्या मुझे बोलोगे, बताओ क्या बोलोगे मुझे, क्या बोलोगे मुझे, है ना। आप मुझे बोलोगे मैम वी नीड हाइड्रोजन एंड वी नीड ऑक्सीजन, राइट। तो ये दोनों क्या है बेटा, कंपोनेंट्स हैं, किसके किसके, पानी बनाने के। तो अगर आपको पानी चाहिए तो आपको हाइड्रोजन चाहिए होगा और ऑक्सीजन चाहिए होगा। सिमिलरली अगर आपको ई कॉमर्स का बिजनेस करना है तो आपको क्या क्या चाहिए होगा, या फिर व्हाट आर दी कंपोनेंट्स। तो हमने कहा ये यूजर चाहिए होगा, यूजर नहीं होगा तो हमारा सामान खरीदेगा कौन। हमारे पास ई कॉमर्स के वेंडर्स होने चाहिए, हमारे पास ई कॉमर्स के वेंडर्स होने चाहिए सामान को बेचने के लिए, जो हमारा सामान बेचेगा। टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, इस्तेमाल करने के लिए टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, वेबसाइट होनी चाहिए, एक वेब पोर्टल होना चाहिए, और पेमेंट गेटवे लगा के देना पड़ेगा ताकि कस्टमर जो है क्या कर सके बेटा जी, ऑनलाइन ही पेमेंट कर सके। तो ये क्या है, हमारे कंपोनेंट्स है। अभी समझ में आया, जैसे वाटर को बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए, सिमिलरली ई कॉमर्स को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, ई कॉमर्स को बनाने के लिए यूजर चाहिए, ई कॉमर्स के वेंडर्स चाहिए, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इंटरनेट चाहिए, वेब पोर्टल चाहिए और पेमेंट गेटवे चाहिए। आइए इनको एक बार एक एक करके पढ़ते हैं। तो हमने कहा यूजर जो है बेटा जी कोई भी हो सकता है, यूजर कोई भी हो सकता है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया था। यूजर कोई भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल भी खरीद सकता है और एक ऑर्गेनाइजेशन भी खरीद सकता है, यूजर तो कोई भी हो सकता है ना। चलिए आगे, ई कॉमर्स वेंडर्स, यानी कि वी रिक्वायर ई कॉमर्स वेंडर्स सो दैट वी कैन प्रोवाइड द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू आवर कस्टमर्स। जैसे कि हमें सप्लायर्स चाहिए होंगे, हमें वेयर हाउस के ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, शिपिंग एंड रिटर्न पॉलिसीज डिसाइड करनी पड़ेंगी, मार्केटिंग एंड लॉयल्टी प्रोग्राम क्या रहने वाला है वो डिसाइड करना पड़ेगा, और हमारे ऑर्डरिंग मेथड्स क्या क्या होंगे वो डिसाइड करने पड़ेंगे ताकि हमारे ट्रांजैक्शन जो है एफिशिएंट हो सके ई कॉमर्स वेंडर्स के साथ। ओके अब आगे आते हैं थर्ड कंपोनेंट, दैट इज अ टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें हमें क्या क्या चीजें चाहिए बेटा, ध्यान से पढ़ेंगे। हमें 4 चीजें चाहिए। कितनी चीजें चाहिए बेटा दी, 4। हमें तो एक कंप्यूटर सर्वर चाहिए, यानी कि एज अ server who will be the main server, who will be the system that will be serving as a server। और एक हमें डेटाबेस चाहिए, यानी कि कहाँ पे हमारा डेटा जो अल्टीमेटली सेव होगा जाकर। एक हमें मोबाइल ऐप भी बनानी पड़ेगी। आप मुझे बताइए, आप अमेजोन से शॉपिंग करते हैं, अमेजोन की ऐप से करते हैं, वेबसाइट से करते हैं, बताइए। 99% आप ऐप यूज करेंगे। तो अगर आप एक ई कॉमर्स बिजनेस बनाते हैं तो आपको लगता है कि आपको एक मोबाइल ऐप बनवानी ही पड़ेगी, बिल्कुल बनवानी पड़ेगी, राइट। और वो कहते हैं मोबाइल ऐप जब आप बनाओगे तो आपको मोबाइल ऐप में ये 5 चीजें भी डालनी पड़ेंगी। हमने कहा क्या, कहते हैं बंदे को मोबाइल बैंकिंग करनी होगी तो पेमेंट लगाना पड़ेगा, बंदे को जो है कस्टमर सपोर्ट चाहिए होगा तो या फिर कोई भी बात करनी होगी तो वो आपको देना पड़ेगा। अगर आप जो है ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो ऐप के ऊपर आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आज क्या सेल है, आज कौन सी डील है, एक्सेट्रा। आपको वाउचर कूपन्स लगा के उसका प्रॉपर फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा, और आपको बहुत सारे कैटलॉग्स बनाने पड़ेंगे ताकि लोग जो है परचेज करें। जैसे कि आप देखोगे, आपने अगर एक कपड़ा परचेज करना है तो उसका फोटो होता है, हर एंगल से फोटो होता है, मोबाइल में वीडियो होता है, आगे से वीडियो होता है, पीछे से वीडियो होता है, दैट इज द पार्ट ऑफ द कैटलॉग। तो आपको वो सारे काम करके देने पड़ेंगे अपने मोबाइल ऐप के अंदर। नेक्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी रखनी पड़ेगी, यानी कि आप कहीं ना कहीं इन कैटलॉग्स को, जो ये कैटलॉग्स है बेटा जी, इन कैटलॉग्स को कहीं ना कहीं तो सेव करोगे। तो ये कहाँ पर सेव होता है, ये सेव होता है डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर। ओके एंड यस, जो लाइब्रेरी के अंदर सेव है उसको आप कस्टमर तक कैसे दिखाओगे, डेटा इंटरचेंज करके। जैसे ही कस्टमर मांगेगा लाइब्रेरी से उठ के कस्टमर के पास आ जाएगा, दैट मीन्स डेटा इंटरचेंज इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट्स का क्या है, कंप्यूटर सर्वर एंड डेटाबेस चाहिए, मोबाइल की एक ऐप चाहिए, एक डिजिटल लाइब्रेरी चाहिए और एक डेटा इंटरचेंज चाहिए।
डिजिटल लाइब्रेरी वापस से बता देती हूँ, जैसे लाइब्रेरी में बुक्स जो है बहुत सारे रखे होते हैं ना, बुक्स का कलेक्शन होता है, यहाँ पर डिजिटल ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है, जैसे कि फोटोज हो गई, वीडियोज हो गई, कंटेंट हो गया, इन सब का कलेक्शन रहता है डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर। जैसे कि सिस्टम के अंदर आपके पास एक सुन देखा होगा आपने, डॉक्यूमेंट्स नाम का फोल्डर होता है ना, दैट इज अ डिजिटल लाइब्रेरी। एंड पूरा एक सिस्टम का भी आपके पास में हार्ड डिस्क रहता है, दैट इज अ डेटाबेस। ओके, चलिए नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ द ई कॉमर्स के अंदर नेक्स्ट कंपोनेंट आपका आता है इंटरनेट या नेटवर्क। ऑब्वियसली जितनी अच्छी फास्टर नेट कनेक्टिविटी होगी उतना ज़्यादा अच्छा है, बेटर है कि आपकी ऐप जो है 5G टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती हो। नेक्स्ट इज वेब पोर्टल। वेब पोर्टल यानी कि यू नीड अ वेबसाइट फॉर दैट। ऑब्वियसली यू हैव टू लिस्ट योर वेबसाइट लाइक www.amazon.com, राइट। चलिए नेक्स्ट इज components of e-commerce में पेमेंट गेटवे। देयर आई थिंक सो देयर इज नो e-commerce वेबसाइट विदाउट अ पेमेंट गेटवे, सो यू बेटर गो एंड गेट अ पेमेंट गेटवे डन। पेमेंट गेटवे का मतलब होता है वो गेटवे जिसके थ्रू यूजर जो है पेमेंट कर सकता है, जो पेमेंट को ऑथराइज करती है, वेरीफाई करती है, एक्सेप्ट करती है और डिक्लाइन करती है। एग्जाम्पल पेपाल से आप पे कर सकते हैं, पेटीएम के प्लेटफॉर्म से पे कर सकते हैं, बहुत सारे आजकल तो प्लेटफॉर्म है तो उनसे आप पे कर सकते हैं। So these are the components of the e-commerce। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं विद द डायग्राम। तो हमारे पास 6 कंपोनेंट्स है, कौन कौन से? यूजर, ई-कॉमर्स वेंडर्स, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, देन वी हैव द इंटरनेट और द नेटवर्क, देन वी हैव द वेब पोर्टल एंड वी टू लिस्ट आवरसेल्फ ऑन द वेब पोर्टल, एंड देन वी हैव द पेमेंट गेटवे। तो दीज आर द 6 कंपोनेंट्स ऑफ द ई-कॉमर्स, राइट। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं ई कॉमर्स के कंपोनेंट्स के बाद ई कॉमर्स के आर्किटेक्चर की। ठीक है, सुनिए मेरी बात ध्यान से। आर्किटेक्चर क्या होता है? आर्किटेक्चर यानी कि ढांचा, यानी कि स्ट्रक्चर, राइट। अब देखेंगे जब भी कोई चीज काम करती है तो किसी न किसी स्ट्रक्चर के वो में काम करती है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे मैं आपके साथ स्ट्रक्चर डिसाइड करने वाली हूँ। ये देखिए, आप ये देखिए हमारे पास ना ये ई कॉमर्स का स्ट्रक्चर्स आपके सामने गिवन है, मैं आपको समझाती हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ओके, देखो हमारे पास में ना ढांचा यानी कि स्ट्रक्चर बनाने का, यानी कि कम्युनिकेट करने का, वेबसाइट से यूजर को इंटरेक्ट कराने के 2 तरीके थे। एक तो था 2 टियर आर्किटेक्चर, एक था 3 टियर आर्किटेक्चर। क्या आप लोगों ने ट्रेन में ट्रैवल किया है? उसमें होता ना 3rd AC और 2nd AC, देखा होगा आपने, 3rd AC एंड 2nd AC देखा है। तो 3rd AC के अंदर 3 बर्थ होती हैं, 1 2 3, लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ एंड द अपर बर्थ। और 2nd AC में कितनी बर्थ होती है? 2 बर्थ होती है, लोअर बर्थ एंड द अपर बर्थ, राइट। सो आर्किटेक्चर यानी कि हमने कहा कि अगर हम 2 टियर आर्किटेक्चर में जाते हैं, 2 टियर यानी कि दो चीजें होंगी, सिर्फ 2 चीजें होंगी, और 3 टियर में 3 चीजें होंगी। ठीक है, 3 टियर में 3 चीजें होंगी। ओके, अच्छा अब बात करते हैं बेटा जी आपके आईसीआई की वेबसाइट की। मान लो मैं आपके आईसीआई की वेबसाइट की बात करती हूँ। ठीक है, अब देखो क्या होता है, आप आईसीआई की वेबसाइट पे जाते हो और बोलते हो आईसीआई प्लीज ना आरटीपी डाउनलोड करनी है मेरे को। तो आप जाते हैं बोर्ड ऑफ स्टडीज में जाते हैं, फिर आप उसके बाद सीए इंटरमीडिएट में जाते हैं, फिर आप एएसएम में जाते हैं, फिर माई 23 पे क्लिक करते हैं, फिर आरटीपी डाउनलोड हो जाती है। तो जैसे जब आप क्लिक करते हैं तो जब आप यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं, एक तो ये हो गया आपका काम करना, यानी कि जो आपको दिख रहा है दैट इज दैट लेयर जो आपको दिख रही है, द फ्रंट लेयर, दैट इज अ फ्रंट एंड। एंड सेकेंड लेयर कौन सी है? जहां से डेटा आ रहा है, अब जहां से डेटा आ रहा है दैट इज अ बैक एंड। तो वहां से जिस लेयर से डाटा आ रहा है, तो डेटा कहाँ पर स्टोर था बेटा जी? डेटाबेस के अंदर। डेटा कहाँ स्टोर था? डेटाबेस के अंदर। वहां से क्या हुआ? डेटा फैच हुआ और आपकी स्क्रीन पर आ गया। सो गाइस आईसीआई कौन सा आर्किटेक्चर यूज करती है? 2 टियर आर्किटेक्चर यूज करती है ना। यानी कि एक होगी प्रेजेंटेशन टियर, यानी कि प्रेजेंटेशन की लेयर हो गई, और एक होगी डेटाबेस की लेयर, यानी कि डेटाबेस जहां पे सेव होता है और जहां से हम फेच करके उसको लेके आते हैं, दैट इज अ डेटाबेस टियर। तो 2 लेयर हो गई, प्रेजेंटेशन लेयर एंड द डेटाबेस लेयर। बट आप मुझे बताओ कि क्या यही चीज जो है आपके ई कॉमर्स में होती है? क्या यही चीज जो है आपके ई कॉमर्स में होती है? बिल्कुल भी नहीं गाइस। आपके ई कॉमर्स में तो देखो मैं आपको बताती हूँ, आपको बहुत सारी चीजें जो है वो एंक्लोज करनी पड़ती है। जैसे कि
आप जो है, आपने अभी भी पढ़ा, कूपन्स होते हैं बहुत सारे डील्स होती हैं, दिमाग लगाते हैं, सिस्टम में कुछ दिमाग लगाना पड़ता है ना। यानी कि देर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ बिट कॉम्पिटिशन इन्वॉल्व इन बिटवीन, है ना। आपने जो बोला उसके बाद सिस्टम को कुछ करना भी पड़ता है, जैसे कि आपने कोई लॉयल्टी पॉइंट्स कमाए थे तो आप वो रिडीम करना चाहते हैं, आप कोई ऑफर लगा रहे हैं, तो यानी कि इन दोनों लेयर के बीच में एक लेयर और चाहिए, दैट इज एप्लीकेशन लेयर, दैट मीन्स विच हैज टू डू ऑल द वर्क ऑफ द ऑफ द दिमाग, आई कैन से दिमाग का काम करने वाली है ये ऐप, दिस लेयर इज गोइंग टू बी द दिमाग। जो भी चीजें होंगी जैसे कि डील्स वगैरह लेना, कंपटीशन करना, जैसे कि कंपटीशन करना, ये सारा काम कौन करेगी, ये लेयर करेगी इन बिटवीन। अच्छा आप मुझे बताओ, आप आईसीएम में तो ऐसा नहीं करते कि ये काम कीजिए, आप जो है इसके अंदर ना आरटीपी जो है आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, बट आप एक काम कीजिए, आरटीपी आप आरटी में ऐसे कर दीजिए, वैसे कर दीजिए, आप कभी नहीं कर सकते। क्या आपने कभी सोचा जिस पोर्टल से आप बुक्स मंगाते हैं, जो पोर्टल बुक मंगाने के लिए है, वो एक अलग पोर्टल क्यों बनाया गया, ICAI.org पे ही क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? बिकॉज वो जो पोर्टल है जिससे आप बुक्स मंगाते हो, फिर आप पेमेंट करते हो, कोई कूपन वगैरह लगाते हो, वो वर्क करता है 3 tier आर्किटेक्चर में। और जो प्रेजेंट वेबसाइट है ICAI.org, दैट वर्क्स ऑन दी 2 tier आर्किटेक्चर। तो 2 tier आर्किटेक्चर को 3 tier आर्किटेक्चर को अलग अलग रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? ठीक है, चलिए। सो बात करते हैं ई कॉमर्स की। तो ई कॉमर्स बेटा वर्क करता है आपका 3 tier आर्किटेक्चर के ऊपर। सो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि 3 tier आर्किटेक्चर के ऊपर वर्क करता है ई कॉमर्स या 2 tier के ऊपर वर्क करता है। तो ई कॉमर्स वर्क करता है 3 tier आर्किटेक्चर के ऊपर। ओके गाइस, चलिए अब बात करते हैं हमारा वर्क फ्लो डायग्राम। बात करते हैं हमारा वर्क फ्लो डायग्राम। वर्क फ्लो डायग्राम यानी का मतलब क्या है, ये तो सबसे आसान वाला टॉपिक है, यानी कि बच्चा सबसे अच्छी तरीके से करता है। यानी कि अगर आप एक इंसान है और आप जो है अमेजोन से कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं, अगर आप एक इंसान है और क्या करना चाहते हैं, अमेजोन से कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, कैसे फ्लो करती है चीजें? तो कस्टमर क्या करता है, पहले लॉग इन करता है, लॉग इन करने के बाद में जो सामान पसंद आता है उसको कार्ट में भर लेता है, जो सामान पसंद आता है उसको कार्ट में भर लेता है, फिर उसके बाद ऑर्डर को प्लेस कर देता है कि भैया भैया फटाफट से ये सामान हमारे यहाँ पे भर दो, पेमेंट गेटवे पे जाके पैसे दे देता है, फिर डिलीवरी के लिए देखता है डिस्पैच कब हुआ है, और फिर ट्रैक करता रहता है कि डिलीवरी कब हमारे घर पहुंचेगी, कब हमारे घर पहुंचेगी। सो दैट इज द वर्क फ्लो डायग्राम ऑफ द ई कॉमर्स। अब एग्जाम के लिए मेरा एक सजेशन, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे बेटा। 2 क्वेश्चन है आपके, 2 क्वेश्चन है बेटा आपके। एक क्वेश्चन है बेटा जी आपका जो आपने इससे पहले पढ़ा था, दैट इज द कॉम्पोनेंट। कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो कॉम्पोनेंट कौन से हैं आपके बेटा? यूजर, ई कॉमर्स वेंडर्स, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट और नेटवर्क, वेब पोर्टल, पेमेंट गेटवे। और वर्क फ्लो क्या है बेटा जी आपका? कस्टमर लॉग इन, प्रोडक्ट सिलेक्शन, ऑर्डर प्लेसमेंट, पेमेंट गेटवे, डिस्पैच एंड शिपिंग, डिलीवरी ट्रैकिंग। तो दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये वर्क फ्लो है, ये वर्क फ्लो है, और कंपोनेंट हमने प्रीवियस पढ़ा था, राइट? चलिए ओके। अब बात करते हैं रिस्क एंड कंट्रोल्स की। देखो बेटा, सीधा मैं बोलती हूँ, सीधा मैं बोलती हूँ, रिस्क इन ई बिजनेस इन्वायरमेंट, दैट इज नॉट द इवेंट, दैट इज द एनवायरमेंट। तो अच्छा एक बात मुझे बताओ, कोई बंदा ऑनलाइन अगर काम कर रहा है तो उसको कोई रिस्क नहीं होगा? मैं तो कहती हूँ हर जगह रिस्क ही रिस्क है, रिस्क ही रिस्क है। तो अगर कोई बंदा ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है तो उसको क्या क्या रिस्क हो सकते हैं? तो मैं आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछती हूँ, ये जो रिस्क है बेटा जी, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है बेटा? ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क है, यानी कि बेचने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क है। जब आप ये क्वेश्चन एग्जाम में लिख के आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई अटेम्प्ट, ठीक है। ये जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप जब भी कोई पॉइंट्स बना के लिख रहे होंगे ना, तो मेक श्योर कि आप जब पॉइंट्स बना के लिख लें, फिर आप ना देख लें कि क्या जो पॉइंट्स आपने बोले हैं वो लिखे हैं जो वो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से है या नहीं है। बात समझ आई आपको? ठीक है, चलो। अब रिस्क है तो कंट्रोल्स भी लगाएंगे, तो उसने बोला कंट्रोल्स इन द ई बिजनेस एनवायरमेंट। ओके, चलिए तो पढ़ते हैं आगे, हमारे पास में क्या क्या रिस्क है, क्या क्या कंट्रोल्स, फिर उस पर लगाएंगे। पहले पढ़ लेते हैं रिस्क। रिस्क का मैंने आपको निमोनिक दे दिया, रिस्क का निमोनिक क्या है? सैड प्लस डेंजर, सैड प्लस डेंजर, SAD सैड, फिर उसके बाद आ गया प्लस डेंजर। ओके, ये 2 निमोनिक क्यों बनाए बेटा? ये जो 3 पॉइंट्स है ना बेटा,
ये ऐड हुए थे अलग से, तो मैंने पहले ही वाले पॉइंट्स लिख दिए, फिर मैंने नीचे वाले पॉइंट्स लिख दिए ताकि आपको अच्छे से याद रहे, ठीक है। ओके, सो सैड, क्योंकि प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी का सबसे बड़ा इशू होता है, सबसे बड़ा इशू होता है अटैक फ्रॉम हैकर्स। हैकर्स तो ऐसा दिमाग ऐसे लगा के बैठे होते हैं कि कब हम चोरी कर लें। डिनाइल ऑफ सर्विस, कभी कभी नेटवर्क डाउन हो जाता है, और जैसे कि आप जाओ ना एसबीआई के पास, जब देखो एसबीआई क्या कहता है, सर सर्वर डाउन है, हम आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आप सोचो अगर अमेजोन का जो नेटवर्क है वो डाउन हो जाए, अगर 1 मिनट के लिए भी अमेजोन का नेटवर्क डाउन हो जाता है ना, उसको करोड़ का लॉस हो जाता है। 1 मिनट के लिए भी अगर सर्वर डाउन हो जाता है, करोड़ का लॉस है। ओके, डेटा लॉस और थेफ्ट, इसका तो लॉस है ही। ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, पता नहीं ऑथेंटिक है कि नहीं। इंटरनेट के एक्सेस अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क है। क्वालिटी के इश्यूज भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस मे नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, कभी कभी होता है ना कि हमें तो किया ही नहीं था, हमें तो किया ही नहीं था, हमें तो ऑर्डर प्लेस किया ही नहीं था। रेपुटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द सर्विस प्रोवाइडर और द कस्टमर, वो कह रहा है कि कोई भी बंदा बाद में नकार सकता है कि हमने तो ऐसा कोई चीज मंगवाई नहीं थी, हमने तो कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं था। अमेजोन कह सकता है कि मेरे पास तो पैसे आए ही नहीं, कस्टमर कह सकता है मेरे पास तो प्रोडक्ट आया ही नहीं। सो देयर कैन बी द रेपुटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द ईदर पार्टीज। तो ये क्या है बेटा, रिस्क है। आप कंट्रोल्स लगाते हैं, देखेंगे। तो हमने कहा कंट्रोल्स किस किस पे लगाएंगे, तो हमने कहा पहले तो हमारे पास में ये पॉइंट है कि जो जो लोग जो है हमारा यूज कर रहे हैं ई कॉमर्स को, प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, उन लोगों को ही क्या होगा, उन लोगों पे ही क्या लगाएंगे, हम कंट्रोल्स लगाएंगे। तो याद है बेनिफिट्स इन तीनों पर बेस्ड है, यूजर, सेलर और दी गवर्नमेंट। तो हमने क्या कहा, यूजर के ऊपर भी कंट्रोल लगाएंगे, जैसे कि यूजर ऑथेंटिक होना चाहिए, सेलर के ऊपर भी लगाएंगे, सेलर जब भी सेल कर रहा है सब कुछ देख के समझ के सब चीजें डिस्क्लोज करके सेल करे, पुराना सामान सेल ना करे। गवर्नमेंट ये भी देखेगी कि कोई भी सामान इलीगल अगर है, कभी तुमने देखा है कि तुमको ड्रग्स जो है ऑनलाइन मिल जाए, कि अमेजोन जो है ड्रग्स बेच रहा है, कभी होता है ऐसा, नहीं ना। तो ऑब्वियसली ड्रग्स को बाहर से अरेंज करना पड़ता है, तो इसका मतलब ऑनलाइन तो नहीं मिलता। यानी कि गवर्नमेंट जो है ऐसी इलीगल एक्टिविटीज को भी क्या करती है, कंट्रोल करती है। नेक्स्ट इस पेमेंट गेटवे पे भी कंट्रोल लगाना पड़ेगा, बिकॉज ये तो पैसे वाली बात है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है बेटा, पैसा। तो पैसे के ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल लगाना पड़ेगा। यानी कि पेमेंट गेटवे हमारा कैसा होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। अब बात करते हैं इन तीनों की, एनएसपी, टीएसपी एंड एलएसपी। यानी कि देखो, सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर। अब ये पॉइंट ध्यान से समझेंगे, आपको डिफिकल्ट लग सकता है, आप हो सकता है छोड़ के चले जाए, इसलिए बोल रही हूँ 1 मिनट दे, समझे पॉइंट को एंड यू विल बी क्लियर। सर्विस प्रोवाइडर यानी कि कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ये भी क्या है, सर्विस प्रोवाइड करने वाला, ये भी क्या है, सर्विस प्रोवाइड करने वाला। जौन सी सर्विस प्रोवाइड करने वाला है वो लिख दिया। ये काय की सर्विस प्रोवाइड करता है, नेटवर्क की। इसकी प्रोवाइड करता है, नेटवर्क की। ये किसकी प्रोवाइड करता है, टेक्नोलॉजी की। ये किसकी प्रोवाइड करता है, टेक्नोलॉजी की। और ये किसकी प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है लॉजिस्टिक्स की। किसकी प्रोवाइड करता है, लॉजिस्टिक्स की। तो तीनों को क्या करेंगे बेटा, डंडा मार के रखेंगे। नेटवर्क वाले को बोलेंगे नेटवर्क सही चलना चाहिए, देयर शुड बी द गुड कनेक्टिविटी ऑल द टाइम, सर्वर कभी डाउन नहीं होना चाहिए, स्पीड अच्छी होनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर से ये बोलेंगे। जैसे जब आप ऑनलाइन क्लास करते हो तो आप बोल के रखते हो ना अपने इंटरनेट वाले से कि भैया अच्छी सर्विस देना, अच्छे से अच्छा स्पीड देना, हमारे को आजकल स्पीड नहीं मिल रही है। सेम वे अमेजोन वाला भी बोल के रखता है। टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर जिसकी टेक्नोलॉजी यूज कर, जिसके सर्वर को यूज कर रहे हैं, जिसके जहाँ पे डेटाबेस रख रहे हैं, उसको भी जो है उसको जो है हम डाटा बेट करते हुए टेक्नोलॉजी तेरी सही होनी चाहिए, लेटेस्ट होनी चाहिए, अपडेट होनी चाहिए, उसमें बग्स नहीं होने चाहिए। लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर, लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी सामान लेके जाना। अमेजोन का काम तो यही है, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी आपके घर पे डिलीवर करता है वो। जब तक लॉजिस्टिक्स सर्विस अच्छी नहीं होगी अमेजोन की, तो अमेजोन को पूछेगा कौन, राइट। अमेजोन आपको देता है 24 आवर्स के विद इन डिलीवरी विद टू द प्राइम कस्टमर्स। ये डिलीवरी वो क्यों दे पा रहा है, बिकॉज उसका लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर अच्छा है तभी तो दे पा रहा है, नहीं तो वो डिलीवरी नहीं दे पाता। तो उसको इसके ऊपर कंट्रोल्स लगाने पड़ते हैं कि लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर क्या होना चाहिए, हमारा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो पहले कौन से हो गए बेटा, जिन जिनको बेनिफिट्स हो रहा है उनके ऊपर कंट्रोल्स लगा दिए, यानी कि यूजर के ऊपर कंट्रोल लगा दिया, सेलर के ऊपर कंट्रोल लगा दिया, गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल लगा दिया। फिर उसके बाद जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके ऊपर भी क्या लगा दिया, कंट्रोल लगा दिया। और पेमेंट गेटवे हम जिसका यूज कर रहे हैं वो भी क्या होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, उसके ऊपर भी हमने कंट्रोल लगा दिया। चीजें समझ में आ गई, चलिए
आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। हाउ टू अप्लाई दीज कंट्रोल्स, हमने कहा कंट्रोल्स लगाएं तो लगाएं कैसे। हमने कहा सबसे पहले एजुकेटिंग द पार्टिसिपेंट अबाउट द रिस्क कंट्रोल। जैसे कि आपको लिखा आता है ना कि अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करें, अपना पासवर्ड अपने पास रखें, उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं, किसी के साथ शेयर ना करें। तो अगर आप अपने पार्टिसिपेंट को, पार्टिसिपेंट क्या है, हर वो इंसान जो ई कॉमर्स में रिलेटेड है, सबको बोले कि भैया क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है, अगर सबको पता चल जाएगा तो दे कैन हैव अ गुड प्रिकॉशन। कम्युनिकेशन ऑफ दी पॉलिसीज टू दी कस्टमर्स, सारी बातों को जो है ना कस्टमर्स तक पहुंचा देना। रिफंड की क्या पॉलिसी रहने वाली है, शिपिंग बिलिंग पॉलिसीज क्या रहने वाली है, मतलब कुछ भी छुपाएगा अगर नहीं ना कंपनी, तो आई थिंक सो कि सब कुछ ठीक रहेगा, राइट। नेक्स्ट इज वी हैव टू इंश्योर कंप्लायंस विद द इंडस्ट्री बॉडी स्टैंडर्ड्स। जैसे कि मान लो अब मैं बोलती हूँ ई कॉमर्स का बिजनेस आप कर रहे हो, आप कुछ भी कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो आपके ऊपर जो भी गाइडलाइंस एप्लीकेबल है, जो रूल्स एप्लीकेबल है, जिस लीगल फ्रेमवर्क के अंदर आप आते हैं, तो आपको उसी फ्रेमवर्क के अंदर बैठ के तो काम करना पड़ेगा। तो अगर आप गवर्नमेंट के दिए हुए गाइडलाइंस को क्या कर सकते हैं, कंप्लाई कर देते हैं ना, तो आधी मुश्किल आपकी वैसे ही आसान हो जाती है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आप अपने ई बिजनेस को इंट्रूजन से रोक लेते हैं, इंट्रूजन यानी कि ऑब्स्टेकल्स से रोक लेते हैं, यानी कि ऐसी चीजें जो कि हम चाहते ही नहीं है फिर भी आ जाते हैं, जैसे कि वायरसेस से अगर आप अपने सिस्टम को बचा के रखो, हैकर से बचा के रखो, पासवर्ड चेंज हो जाते हैं, पासवर्ड को अच्छे से बचा के रखो और उसको चेंज करते रहो फ्रीक्वेंटली, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करके रखो, और आपका जो भी सेंसिटिव डेटा है उसको इंक्रिप्ट करके, यानी कि इंक्रिप्टेड फॉर्म में, यानी कि उसको कोडेड भाषा में क्या करके रखो, उसको संभाल कर रखो इन द कोडेड लैंग्वेज, ताकि किसी के हाथ लगे तो कोई उसका अनड्यू एडवांटेज नहीं उठा पाए। सो दीज आर दी कंट्रोल्स एप्लीकेशंस विद रिस्पेक्ट टू द ई कॉमर्स। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। वो आगे क्या कहता है, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। यहाँ पर अब आप मुझसे क्या पढ़ेंगे बेटा जी, अब आप मुझसे पढ़ेंगे यहाँ पर थोड़ा सा ऑडिट। क्या पढ़ेंगे, ऑडिट पढ़ेंगे। सो ऑडिट का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, तो बात क्या है यहाँ पर ऑडिट क्यों पढ़ना है, समझेंगे मेरी बात। अब बेटा मुद्दा ये है कि आप एक क्या है बेटा जी, ऑडिटर है। आप क्या है, एक ऑडिटर है। आप क्या है, एक ऑडिटर हैं। और आप कहाँ जाते हैं बेटा जी, आप जाते हैं ऑडिट का, एंटिटी का ऑडिट करने के लिए। और ये एंटिटी कैसी है, ये एंटिटी है बेटा जी ई कॉमर्स एंटिटी। ये कैसी एंटिटी है, ई कॉमर्स एंटिटी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना एक और रिस्क एनालाइज करना पड़ेगा, दैट इज द साइबर सिक्योरिटी रिस्क। क्योंकि ये सारा सामान कैसे बेच रही है, ऑनलाइन बेच रही है, तो इसको ऑनलाइन रिस्क है कि नहीं है, दैट इज अ साइबर सिक्योरिटी रिस्क। सो ऐसे 315 कहता है कि अगर कोई ऑडिटर ऐसे एंटिटी में जाता है जहां पर कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो उस ट्रांजैक्शन से हो सकता है एंटिटी को क्या हुए, साइबर सिक्योरिटी रिस्क होए। तो ऑडिटर को ये वाले रिस्क भी क्या करने पड़ेंगे, एनालाइज करने पड़ेंगे, क्योंकि एक ऑडिटर जाके देखता जरूर है कि इसके इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हैं। अगर एंटिटी में इंटरनल कंट्रोल्स बेकार हुए, यानी कि मान लो उन्होंने कोई भी पासवर्ड्स नहीं लगा रखे, आरबीसी फॉलो नहीं कर रखा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की ऑथेंटिकेशन नहीं होती है, अगर ये सब चीज़ें अगर रहती हैं ना, तो यानी कि इंटरनल कंट्रोल्स बहुत पुअर है और ऑडिटर को अपना काम ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी कि प्रोसीजर्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। तो ऑडिटर क्या क्या चेक करेगा कि बस देखो जो डेटा है उसकी एक्सेस किस किस को है, क्या कोई मास्टर फाइल में चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता है, या फिर जो सिस्टम है वो ऐसा तो नहीं है जो इनका प्रोसेसिंग है वो डेटा को इनएक्यूरेटली प्रोसेस करती हो, यानी कि आउटपुट सही नहीं आ रहा हो, या फिर हो सकता है बेफजूल का मैनुअल इंटरवेंशन करके चीज़ों को गड़बड़ाया जा रहा हो। जैसे कि मान लो आपको पता है बिग बाजार के अंदर, अब जैसे बिग बाजार में आप जाते हो, चद्दर लेने के लिए आप गए, आपने कहा मैम ये चद्दर है, मेरे को ये दे दीजिए, हम मैंने कहा ठीक है ले लीजिए। अब आप कह रहे हो कि थोड़ा कम हो जाएगा, मैंने कहा कैसी बात कर रहे हैं, बिग बाजार में आप खड़े हुए हैं, कैसे मैं आपको प्राइस कम कर दूं, यहाँ पे डिस्काउंट नहीं चलता है। तो क्या हुआ, एक बंदा आया, उसने पता क्या किया, वहाँ 1200 रुपये की बेडशीट से बारकोड स्टिकर उठाया, निकाला और लगा दिया 300 वाली पे, और 300 वाली का लगा दिया 1200 वाली पे। तो जो आपकी बेडशीट 1200 वाली थी वो कितने की बन गई, 300 की। कहते मशीन तो ना बारकोड ही स्कैन करेगी, तो मैं ये काम कर देता हूँ। तो बेफजूल का उस आदमी ने क्या किया, इंटरवेंशन किया। तो अगर हर जगह जहाँ पे चीज़ें कंप्यूटराइज्ड है,
फिर भी वहां पे मैनुअल इंटरवेंशन है, तो वहां पे आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा, प्रोसीजर ज्यादा लगाने पड़ेंगे, इंटरनल कंट्रोल्स वीक होंगे। अगर कोई आईटी का पर्सनल है और वो जो है अब बहुत मौज कर रहा है, मान लो बैंक के अंदर, आपको पता है बैंक 5 बजे बंद हो जाता है, अब वो बंदा 5 बजे के बाद ही बैंक में बैठा हुआ है, तो कोई दया, कुछ तो गड़बड़ है। इज दैट क्लियर? तो बताओ कौन सा ऐसे कहता है ऑडिटर को इस रिस्क को एनालाइज करने के लिए? ऐसे 315। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज योर गाइडलाइंस गवर्निंग द ई कॉमर्स। सो नाउ देयर आर सर्टेन लॉज एंड देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस। तो हमने दोनों ही पढ़ने हैं, हमें लॉज भी पढ़ने हैं और हमें गाइडलाइंस भी पढ़नी है। गाइडलाइंस का मतलब क्या होता है? गाइडलाइंस का मतलब होता है कि भैया गवर्नमेंट ने आपको बोल दे कि आप ये काम जो है कर लीजिए, ये गाइडलाइंस है मतलब, ठीक है। तो हमने बोला गाइडलाइंस किसके रेस्पेक्ट में? बिलिंग के रेस्पेक्ट में, आपकी बिलिंग कैसी होनी चाहिए, वारंटी के रेस्पेक्ट में, शिपिंग के रेस्पेक्ट में, डिलीवरी के रेस्पेक्ट में, रिटर्न के रेस्पेक्ट में, पेमेंट के रेस्पेक्ट में आपको क्या दी गई है? क्लियर कट गाइडलाइंस दे रखी है। आइए पढ़ते हैं उन गाइडलाइंस को। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, देखिए मैराथन सीरीज चल रही है, तो मैं भी आपको बहुत अच्छी तरीके से फटाक फटाक सारी चीजें रिवाइज करे जा रही हूँ। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, डू कमेंट इन द वीडियो। मैं जो अपनी नो फ्रीक्वेंसी है ना वीडियोस की, वो और बढ़ा दूंगी। अगर आपका एग्जाम अगर मई के अंदर है तो बस आप कमेंट कीजिएगा, राइट। और आपको समझ में आ रही चीजें कि नहीं आ रही है, वो भी कमेंट कीजिएगा। ओके गाइज, सो पीडब्ल्यू आपके लिए चाहता है, आपके लिए बहुत सारी चीजें लेके आना चाहता है। और ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि इसी चैनल पे मैंने आरटीपी जो है बेटा, जो आपकी मई के टाइम की आरटीपी है, मई के टाइम की आरटीपी है, मई 23 की आरटीपी है, वो आपको मेरे द्वारा इसी चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, मैंने रिकॉर्ड करके रखी हुई है, आप जरूर जरूर आरटीपी करके जाएं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बिलिंग कैसी होनी चाहिए। तो कहते हैं बिलिंग का प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। अगर जीएसटी है तो उसको अलग से दिखाइएगा, वारंटी को प्रॉपर डिस्प्ले कीजिएगा, शिपिंग टाइम कितना रहने वाला है वो जरूर मेंशन कीजिएगा, शिपिंग मोड क्या रहने वाला है वो भी आप बताइए, फ्रीक्वेंसी बताइए, पैकेज जब शिफ्ट हो तब बताइए, डिलीवरी का मोड कैसे रहने वाला है वो भी बताइए, टाइम एंड डे बताइए, वेयर बताइए, सब चीज़ें क्लियरफाई कीजिए। रिटर्न के बारे में बताइए कि कौन कौन से गुड्स है जो रिटर्न हो सकते हैं, कितने दिन के अंदर रिटर्न हो सकते हैं, ऑथेंटिसिटी के बारे में बताइए, और टाइम ऑफ रिफंड, आपका रिफंड आप कितने दिन में कर देंगे वो बताइए, और पेमेंट के मोड आप कौन कौन से एक्सेप्ट कर सकते हैं वो भी आप बताइए। दैट मीन्स की गाइडेंस क्या दी गई कि आप जो है साफ साफ कस्टमर को सब कुछ बता दीजिए। दीज आर दी गाइडलाइंस। नाउ टॉकिंग अबाउट द लॉस। लॉस का मतलब क्या होता है? लॉस का मतलब होता है करने का ही करने का, कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि ये चीज आपको करनी पड़ेंगी। गाइडलाइंस का मतलब क्या होता है? आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं आती है, बट लॉ के अंदर आपके पास ऑब्लिगेशन आ जाती है। तो हमारे पास बेटा 12 लॉज है। आपको पता है अगर आप एक ई कॉमर्स का बिजनेस करते हैं ना, आपके पास आपके ऊपर 12 लॉ लगेंगे। 2 तो आपके स्पेशल लॉ है, आईटी एक्ट और आरबीआई का गाइडलाइंस, क्योंकि आप पेमेंट ऑनलाइन एक्सेप्ट कर रहे होंगे, राइट। एंड सेकेंड आपका आता है जनरल लॉज, जो कि आपके 10 आते हैं, 10 आते हैं। तो ये बनता है 10+2, 10 आपके जनरल लॉज होते हैं और 2 आपके स्पेशल लॉज। जनरल लॉज यानी कि इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, और आगे बहुत सारे हैं। तो ये क्या है? ये बेटा ये है आपके जनरल यानी कि कमर्शियल एक्ट्स, जो कि आपके ई कॉमर्स के बिजनेस पे एप्लीकेबल होंगे। और 2 कौन से हैं? स्पेशल। इंपॉर्टेंट कौन से बेटा जी? स्पेशल वाले इंपॉर्टेंट है, आईटी एक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आता है कमर्शियल एक्ट्स। कौन कौन से कमर्शियल एक्ट्स जो हमारे जनरल एक्ट्स है वो एप्लीकेबल है? तो हमने कहा सबसे पहला एप्लीकेबल है हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट, पैसा कमाओगे तो ऑब्वियसली इनकम टैक्स एक्ट वुड बी एप्लीकेबल। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। ओके, सो इनकम टैक्स एक्ट वुड बी एप्लीकेबल। ठीक है, चलिए तो इनकम टैक्स एक्ट हो गया, इनकम टैक्स एक्ट। कंपनी, ऑब्वियसली यू विल बी फॉर्मिंग अ कंपनी, तो आपको कंपनीज एक्ट भी फॉलो करना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट भी फॉलो करना पड़ेगा। कंपनीज एक्ट 2013 है बेटा, ना कि 23। ठीक है, उसके बाद आपको और क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा? आपको फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट भी है, क्योंकि यू विल बी टेकिंग द थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एज वेल। फैक्ट्रीज एक्ट, वर्कर आप अपॉइंट कर रहे होंगे तो फैक्ट्रीज एक्ट भी एप्लीकेबल होगा, कस्टम्स एक्ट भी एप्लीकेबल होगा, जीएसटी का एक्ट तो पक्का पक्का एप्लीकेबल होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी एप्लीकेबल होगा, बिकॉज वी आर डूइंग द कॉन्ट्रैक्ट
with the contract has been done within the buyer and the seller. the competition act की कोई मोनोपोली ना कर ले, कोई ब्लैक मार्केटिंग ब्लैक होर्डिंग ना कर ले, फैमा भी एप्लीकेबल होगा। सो ये क्या है आपके बेटा जी, ये आपके हैं जनरल लॉस। ओके अब बात करते हैं आईटी लॉ की, जो कि आपका स्पेशल लॉ है, और आप देख सकते हैं कि इसमें अमेंडमेंट आई थी बेटा जी, ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सुनेंगे ध्यान से मेरी बात। अब जैसे मान लो ये एक पर्सन है, ठीक है, इसने क्या किया बेटा, ऑनलाइन ना परचेज करा। क्या परचेज करा, एक बैग परचेज किया, ये वेबसाइट थी, यहाँ से परचेज किया इसने बेटा, पैसे दे दिए, और क्या एक्सपेक्ट करने लग गया, डिलीवरी एक्सपेक्ट करने लग गया। बट बेचारे 4 महीने गुजर गए, इसको ये डिलीवरी नहीं मिली। इसने कोर्ट में जाके अपील करी कि मेरा सामान के लिए ऑनलाइन पे किया था और इन्होंने तो मेरे को अभी तक डिलीवरी नहीं करी है। अब कोर्ट ये कह रहा है कि यार ये जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई है इसकी ऑथेंटिकेशन के लिए मेरे पास तो तुम आ गए हो, बट मेरे पास तो लॉ नहीं है। तो इसीलिए सन 2000 में जब धीरे करके ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बढ़ती गई, तो सन 2000 में आईटी एक्ट आया बेटा। और आईटी एक्ट ने क्या कहा कि जो भी चीज़ें आप ऑनलाइन दोगे मैं उसको लीगलिटी दूंगा, यानी कि वैलिडिटी दूंगा। आप कुछ भी चीज़ें ऑनलाइन करते हो उसको ऑथेंटिकेट करूंगा, आपके डेटा को प्रोटेक्ट करूंगा, क्योंकि आप ऑनलाइन परचेस कर रहे होंगे तो डेटा आप ऑनलाइन डालेंगे, उसको प्रोटेक्ट करने की बात कही गई इस एक्ट के अंदर। और कस्टमर की प्राइवेसी की प्रोटेक्शन करूंगा। अगर कस्टमर कोई डेटा डाल रहा है ऑनलाइन तो ऐसा नहीं कि उसका सेंसिटिव पर्सनल डेटा जो है सब मैं बांटता फिरूंगा। और ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट आप कैसे कैसे कर सकते हो उसके बारे में मैं बताऊंगा, यानी कि इस एक्ट ने कहा मैं बताऊंगा। तो गाइज आईटी एक्ट के आने से क्या हुआ, आईटी एक्ट के आने से क्या हुआ कि जो भी इंटरनेट के थ्रू एक्टिविटीज हो रही थी उनको क्या मिली, उनको लीगैलिटी मिली। उनको क्या मिली, लीगैलिटी, ऑथेंटिसिटी मिली। अब ये बंदा जो है कोर्ट में जाके इस कंपनी को घसीट सकता है, बट सन 2000 से पहले नहीं घसीट सकता था, क्योंकि एक्ट ही नहीं था घसीटने के लिए, लॉ ही नहीं था जिसके ऊपर बेस जो है केस चल सकता। एग्जैक्टली तो क्या लेके आए हम, एक्ट लेके आए, कौन सा, आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द आईटी एक्ट। यानी कि जब भी आईटी एक्ट आया तो उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ बेटा जी, ऑब्जेक्टिव वही थे जो मैंने आपको बताया भाई। वो चाहता था कि लीगल रिकग्निशन मिले, किसको, जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं ऑनलाइन उनको लीगल बिल्कुल मिलना चाहिए, ऑथेंटिकेशन। डिजिटल सिग्नेचर को भी क्या मिले, ऑथेंटिकेशन मिले। ट्रांसफर जो फंड हो रहे हैं उनको लीगलिटी मिले। और अगर आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑनलाइन रखना चाहते हैं, जैसे कि आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन रखना चाहते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑनलाइन रखना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, उसको भी लीगलिटी मिली। ठीक है, आपको पता है ना कंपनीज एक्ट जो है वो कहता है, कंपनीज एक्ट जो है वो कहता है कि आपको जो है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे फॉर द पीरियड ऑफ 8 फाइनेंशियल ईयर्स। तो वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो आप ऑनलाइन मोड में भी रख सकते हैं। इस बात की लीगलिटी किसने में दी गई, आईटी एक्ट में दी गई। जरूरी नहीं क्या है फाइल्स मेंटेन करो, आप ऑनलाइन यूज कर सकते हो, और क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो, राइट, टू प्रोवाइड द लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रमोट द ई कॉमर्स को इसने प्राथमिकता दी, इसने इंक्लूड किया कि आप ई कॉमर्स से ट्रेड कर सकते हो। आप जो भी डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हो गवर्नमेंट को उसको भी लीगलिटी दी। आज आप जो है आप ड्राइविंग लाइसेंस जो होते हैं उसकी डॉक्यूमेंट्स के जो हैं आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हो, आप अपनी ITR ऑनलाइन फाइल कर सकते हो। ये सब किसने दिया, आईटी एक्ट ने दिया। आप अपने साइबर क्राइम को मैनेज कीजिए, ये आईटी एक्ट ने बोला। और कहता है जो भी एक्टिविटी इंटरनेट पे हो रही है उन सबको गवर्न करने के लिए कौन सा एक्ट आया, आईटी एक्ट आया। ठीक है, तो ये थे बेटा जी ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात कहती हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अगर ये आईटी एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, और अगर आईटी एक्ट जो है इन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना चाहता है, अगर ये आईटी एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स हैं और आईटी एक्ट जो है इन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना चाहता है, तो आपको नहीं लगता कि इन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए सेक्शंस बनाने पड़ेंगे? क्या बनाने पड़ेंगे, सेक्शंस में डालना पड़ेगा, तभी तो क्या होगा, एनफोर्सिबिलिटी आएगी। अगर मैं इस चीज को सेक्शंस में नहीं डालूंगी तो क्या एनफोर्सिबिलिटी आ जाएगी, नहीं। तो गाइज यही आया आपका नेक्स्ट टॉपिक, प्रोविजंस रिलेटेड टू द आईटी एक्ट। हमारे पास में टोटल 5 सेक्शंस हैं जो हमने ऊपर पढ़ा, उन्हीं को क्या किया, इस एक्ट में सेक्शंस में डाल के एप्लीकेबल कर दिया। जैसे कि हमने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को लीगल रिकग्निशन देगा सेक्शन नंबर 4। डिजिटल सिग्नेचर को लीगलिटी कौन देगा, सेक्शन नंबर
3, सेक्शन नंबर 3, अगर आप डॉक्यूमेंट्स को फाइल करते हैं ऑनलाइन या अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं ऑनलाइन, या अगर आपको ऑनलाइन कोई लाइसेंस परमिट हो जाता है तो कौन डील करेगा, कौन लीगलिटी प्रदान करेगा, सेक्शन नंबर 6। अगर आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, ओटीपी आता है, ये सब आता है, सिक्योरिटी दी जाती है, तो दैट इज सेक्शन नंबर 14, सिक्योरिटी के रेस्पेक्ट में। डिजिटल सिग्नेचर भी ये नहीं कि अगर आपका डिजिटल सिग्नेचर बन गया, एक ऑनलाइन सिग्नेचर बन गया आपका, डीएस यानी कि डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है, अगर बन जाता है तो ये नहीं कि कल को कोई बंदा प्रॉपर्टी अपने नाम करा ले आपसे वो डिजिटल सिग्नेचर यूज करके, तो उसके ऊपर सिक्योरिटी प्रोसीजर भी इस एक्ट ने दिया कि अगर आपके पास अपने क्लाइंट का डिजिटल सिग्नेचर है या किसी एक्स बंदे का डिजिटल सिग्नेचर है, तो ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके सिक्योरिटी प्रोसीजर्स को बताया गया। तो गाइस देखो, आप जो आपने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा ना यहाँ पर इस पेज पर, वही आपको सेक्शंस के फॉर्म में यहाँ पर मिल गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चंस ना बेटा, ये क्वेश्चन ना काफी ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगता है फॉर दी अटेम्प्ट। क्या कहता है, ट्रेंड्स इन ई कॉमर्स, यानी कि आजकल क्या चल रहा है, आजकल क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। अब गाइस आपको पता है, जैसे मान लो आजकल रील्स चलती हैं, कुछ गाने ट्रेंड में चलते हैं, कुछ ड्रेसेस का ट्रेंड होता है, कोई डिशेस का ट्रेंड होता है। जैसे कि मान लो जब कोविड था तो डलगोना कॉफी और बिस्किट केक, पार्ले जी का केक काफी ट्रेंड में था ना, तो हमने कहा कि आजकल ई कॉमर्स के अंदर, आजकल ई कॉमर्स के अंदर क्या क्या जो है ट्रेंड में है, आजकल ई कॉमर्स के अंदर क्या क्या ट्रेंड में है वो बता दीजिए। ठीक है, तो हमने कहा आज के टाइम पे तो बेटा जी कंटेंट ही क्या है, सब कुछ है। कंटेंट ही क्या है बेटा, सब कुछ है। आप जो लोग जो है वीडियोस डालना चालू कर चुके हैं अपने कंटेंट को बेचने के लिए, इंस्टेड ऑफ द इमेजेस, बिकॉज दैट इज मोर अट्रैक्टिव इन नेचर। आजकल लोग बेचने के लिए यूट्यूब, इंस्टा जैसे प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया का यूज करते हैं, जिसको हम सोशल कॉमर्स कहते हैं। लोग जो है मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं, क्योंकि वेबसाइट से ज्यादा ट्रैफिक नहीं आता, तो मोबाइल की ऐप बनाते हैं लोग। बायोमेट्रिक्स, लोग कहते हैं कि हम जो है फिंगरप्रिंट्स एक्सेसिबिलिटी या वॉइस के थ्रू आपको लॉक वगैरह देते हैं ताकि लोगों को कोई दिक्कत नहीं आए। व्हाट्सएप पे लॉक लग जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको चैटबॉट मिलने को, चैटबॉट की सुविधा मिलती है। आप जाइए किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए, एमिटी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए, तुरंत जो है पॉपअप कर जाता है, हाउ मे आई हेल्प यू। वो एक रोबोट होता है जो आपसे चैटिंग कर रहा होता है, उसको बोलते हैं चैटबॉट। तो चैटबॉट जो है इट इज द न्यू ट्रेंड, लोगों को जो है हटा दिया गया है। अब कोई आपको लड़की नहीं मिलती वहां बात करने के लिए, आपको कौन मिलता है, रोबोट मिलता है। स्विगी से आप ऑर्डर करते हैं जब, तो अगर आपको लगता है कि आप ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है, आप कंप्लेन फाइल करते हैं, तो आप किससे बात करते हैं, चैटबॉट से बात करते हैं, राइट। वो आपको कहता है फोटो खींच के भेजो रोटी की, ये करके भेजो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब काम आप करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज प्रेडिक्टिव एनालिसिस करता है। जैसे मान लो मैं जो हूँ अमेजोन से ज्यादा कपड़ों की शॉपिंग करती हूँ और हाउस होल्ड की शॉपिंग करती हूँ, तो मुझे वो वैसी आइटम्स और दिखाते हैं, कहते हैं प्रेस भी खरीद लो, फ्रिज भी खरीद लो, वॉशिंग मशीन भी खरीद लो, वो वैसे ही जो है एनालिसिस करता रहता है। तो ये आजकल का नए ट्रेंड है, ठीक है। तो इसमें इसको क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। तो हमारे पास टोटल 6 पॉइंट्स आते हैं इन द ट्रेंड्स ऑफ द ई कॉमर्स। अब बात करते हैं डिजिटल पेमेंट। अब जब खरीदारी ऑनलाइन हो रही है तो पेमेंट भी तो ऑनलाइन होगी। तो डिजिटल पेमेंट का मतलब क्या होता है, ऑनलाइन पेमेंट कर देना, यानी कि डिजिटल मोड से पेमेंट कर देना, दैट इज द डिजिटल पेमेंट, दैट इज नो हार्ड कैश इज बीइंग यूज्ड। अब इसके कौन कौन से प्रकार हैं, हमने कहा 2 प्रकार है, न्यू मेथड और ओल्ड मेथड। और फिर हमें क्या पढ़ने हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एग्जाम के लिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम ओल्ड मेथड्स पढ़ेंगे, ठीक है। ओल्ड मेथड्स कौन कौन से थे, आइए पहले ओल्ड मेथड्स पढ़ लेते हैं। आइए ओल्ड मेथड्स पढ़ लेते हैं। सो यहाँ पर आ गए हमारे ओल्ड मेथड्स। हाँ जी, तो ओल्ड मेथड्स में कौन कौन से आता है हमारा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड। जैसे आप मेट्रो कार्ड है तो आपका मेट्रो कार्ड दैट इज स्मार्ट कार्ड, है ना। ये क्या है, ओल्ड मेथड्स ऑफ पेमेंट है। या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग और नेट बैंकिंग करते हैं, तो ये क्या है, आपके ओल्ड मेथड्स हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ट्रेडिशनल कौन सा है और न्यू कौन सा है। अब बात करते हैं न्यू मेथड्स कौन कौन से हैं हमारे पास। तो हमारे पास बेटा जी बहुत सारे न्यू मेथड्स हैं, जैसे कि यूपीआई, आईएमपीएस, भीम के थ्रू पे कर सकते हो, मोबाइल वर्ल्ड के थ्रू पे कर सकते हो, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस है, यूएसएसडी है, मोबाइल बैंकिंग है, क्रिप्टो करेंसी है, और ये एक इस बार आपके अमेंडमेंट में ऐड हुआ है ई रूपी। ई रूपी मई 22 में अमेंडमेंट आई थी, उसमें ई रूपी भी एक तरीके से पेमेंट करने का तरीका है, वो भी ऐड हुआ। चलिए पढ़ते हैं। सो यूपीआई एप्स तो आप समझते हैं क्या होता है यूपीआई ऐप, जैसे कि आपको पता ही है
वी हैव दी फोन पे जिसके थ्रू आप पे कर सकते हैं, है ना, वी हैव दी गूगल पे, दैट इज अ यूपीआई ऐप, राइट। नेक्स्ट इज आईएमपीएस, इंस्टेंट पेमेंट सर्विस होती है, ये आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विस है, तुरंत आप एक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज भीम, तो ऑब्वियसली बात है आपके पास नो आप क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं और उसके बाद क्या कर सकते हैं, स्कैन कोड में स्कैन कोड के थ्रू दूसरे बंदे को क्या कर सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं थ्रू भीम। ये भी मतलब मुझे लगता है कि ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सब हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। पेटीएम मोबाइल वॉलेट से पे कर सकते हैं, आपका पेटीएम वॉलेट होता है उससे पे कर सकते हैं। मैं अगला बताती हूँ आपको, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस। आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस क्या होता है बेटा, कि यहाँ पर ना आपके आधार का यूज किया जाएगा, किया जाएगा मतलब अभी नहीं किया गया, यानी कि दिस इज इनटू पाइपलाइन, ये अभी लॉन्च नहीं हुआ बेटा, ये ना पाइपलाइन में है बेटा, ठीक है। सुनेंगे मेरी बात ध्यान से। हमने ना पहले क्या सिस्टम किया कि हम जो, जैसे मान लो एग्जाम्पल मैकडी जाते हो आप लोग, ठीक है, तो अब मैकडी गए तो आपने क्या कहा कि यार मैकडी जाना है तो अब हमें कैश लेके नहीं जाना, तो हमने क्या किया, डिश ला पे करो, हमने जो है आपको ऑफर दे दिया कि आप जो है आप जो है कार्ड लेके जाइए, आपको कार्ड का ऑप्शन दे दिया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। अब आपने कहा कि नहीं हमें कार्ड भी लेके नहीं जाने, हम तो भूल जाते हैं कार्ड, तो हमने कहा कि आपके पास क्या रहता है, मोबाइल फोन हमेशा आपके पास रहता है, तो चलिए मोबाइल फोन में एप्स बना दी कि आप ऐप के थ्रू क्या कीजिए, पेमेंट कीजिए। अब बच्चा कह रहे हैं कि मैम मैं तो खाली आते थे चला गया, मैं तो मोबाइल भी यूज नहीं करता, मोबाइल मेरा घर पे पड़ा रहता है। तब क्या होगा, सुनो, आपका जो आधार है बेटा, आपका जो आधार कार्ड है बेटा, वो किससे रिलेट करता है, आपका आधार रिलेट करता है आपके बैंक अकाउंट से, आपका जो आधार है वो रिलेट करता है आपके बैंक अकाउंट से। और बैंक अकाउंट जैसे आपका आधार जो है आपका आधार जो है एक तरफ रिलेट करता है बैंक से, और एक तरफ आपका आधार कार्ड रिलेट करता है आपके फिंगरप्रिंट से। तो क्या होगा, आप जाएंगे मैकडी में, अपना फिंगरप्रिंट स्कैन कर देंगे वहां पे जो पीओएस मशीन होगी उसके अंदर, जैसे आपने वो स्कैन किया तो आधार नंबर आ गया, आधार नंबर जिस बैंक अकाउंट से अटैच होगा उस बैंक से क्या होगा बेटा, आपके पैसे क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। नाउ एम आई क्लियर विद दैट, क्या आपको समझ में आई? सो दैट इज द आधार ईमेल पेमेंट सर्विस। तो मतलब कि आपको फोन भी कैरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दैट इज अ टेक्नोलॉजी टू बी कम, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है। नेक्स्ट इज यूएसएसडी, अगर मान लो आपके पास स्मार्टफोन नहीं है ना, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, यूएसएसडी की मदद से बहुत कुछ डिटेल्स जो है मंगा सकते हैं। नेक्स्ट इज मोबाइल बैंकिंग, आप मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी, आपको पता है बिटकॉइन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं, परचेजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ई रूपी, मैं आपको ई रूपी बता देती हूँ, बिकॉज ई रूपी जो है कब रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, सो इट इज बीन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब सीन क्या था बेटा, जो फार्मर्स वगैरह होते थे ना, तो उनको गवर्नमेंट पैसे देना चाहती थी, बट ना उन फार्मर्स वगैरह जो पैसे देना चाहती थी, जो मिडिल मैन होते थे ना, वो सारा पैसा खा जाते थे बीच में ही, और फार्मर्स को बहुत कम पैसे मिल पाते थे। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने कहा कि 10,000 रुपये मैं फार्मर को दूंगा उसके पेस्टिसाइड्स के लिए, ठीक है, तो 10,000 की जगह उसका 1,000 ही पहुंच पाता था। तो वो चाहता था कि हम एक लीक प्रूफ मैनर जो है वो दें, इस लीक प्रूफ मैनर के थ्रू जो है हमारे क्या बोलते हैं, कृषि जो है वो अपना काम कर सके, फर्टिलाइजर खरीद सके, ठीक है। तो उन्होंने एक ऐप बना दी, ठीक है। एंड इस ऐप में ये चीज ध्यान रखी गई कि ये जो पैसा है सीधा की सीधा उनके पास चला जाएगा, कृषि के पास चला जाएगा, और बीच में लीक प्रूफ मैटर है, बीच में कोई पैसा नहीं खाएगा, 10 के 10,000 रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे। अब दिक्कत एक और आने लग गई, कहते कि मान लो फार्मर्स के पास जब पैसा आएगा, तो फार्मर तो बेचारा गरीब है वैसे भी, तो वो क्या करता था, उसमें ना फर्टिलाइजर ना खरीद के वो बच्चों के लिए पैसे खर्च कर दिए, दारू में पैसा उड़ा दिया, ऐसे करने लग गए थे। तो गवर्नमेंट ने इसी ऐप के थ्रू एक और चीज कर दी, क्या किया कि भैया जो पैसा जिस चीज के लिए दिया गया है ना, वो पैसा आप उसी चीज के लिए यूज करोगे। पर्पस स्पेसिफिक जो है चीजें करी, पर्पस स्पेसिफिक चीजें करी, क्या करी, पर्पस स्पेसिफिक चीजें करी। तो जैसे मान लो गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको एक कोड भेज देंगे, ये कोड जो है आप दुकान पे जाइए, जहां से आपको सामान खरीदना है, आप उस दुकान वाले को कोड दीजिए, आपका सामान फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, बात खत्म। ये नहीं कि और वो जो कोड है ना, वो कोड फर्टिलाइजर की दुकान पे चलेगा, वो कोड दारू की दुकान पे नहीं चलेगा। बात समझ आई? चलिए ठीक है। सो दैट इज अबाउट दी लीक प्रूफ सिस्टम। ओके, तो हमने सारे के सारे मेथड्स कर लिए ऑफ द डिजिटल पेमेंट, एंड आई बिलीव कि आपको आज की क्लास में ये चीजें समझ में आ गई होंगी। लास्ट टॉपिक कर लेते हैं अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द डिजिटल पेमेंट्स। सो ऑब्वियसली
ईजी एंड कॉन्वीनियंट है, घर बैठे आप काम कर सकते हो, पे एंड सेंड मनी फ्रॉम एनीवेयर है, किसी को भी किसी से मनी भेज सकते हो, आपको जो है हर चीज़ के ऊपर डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, कई बार आपको कैशबैक्स मिल जाते हैं, रिटर्न रिकॉर्ड बन जाता है, कोई ये नहीं कह सकता कि पता नहीं कि हमारे को पास पैसे आए या नहीं आए, हमें तो कैश दिया था किसका पता ही नहीं चला। तो जब आप किसी को ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो वो एक रिटर्न रिकॉर्ड बनता है, रिस्क जो है वो बहुत कम रहता है, बिकॉज आपको पासवर्ड चाहिए, पिन चाहिए, अंगूठा चाहिए पेमेंट को प्रोसेस करने के लिए। और अगर कोई बिजनेस जो है, कोई बिजनेस जो है अपने कस्टमर्स को डिजिटल पेमेंट का ऑफर देता है, ऑप्शन देता है, फैसिलिटी देता है, तो आज के टाइम पे जो है बेटा ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस पे वो लोग जो है उस बिजनेस में ज़्यादा जाएंगे जहाँ पे उनको डिजिटल पेमेंट मिल रही है एज एन ऑप्शन, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो डिसएडवांटेजेस में बेटा क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, जिसको नहीं समझ में आता, कोई अगर नॉन टेक्निकल पर्सन उसको नहीं समझ में आ रहा तो भैया वो कैसे चलाएगा। जैसे कि फार्मर्स, वर्कर्स, उनको समझ में नहीं आता। डेटा थेफ्ट है, जैसे कि मान लो डेटा चोरी हो सकता है। ओवर स्पेंडिंग, हाथ से पैसे जब जाते हैं ना तो लगता है, दुख लगता है, बट ऐप से पैसे जब जाते हैं ना तो इतना ज़्यादा दुख नहीं लगता। तो ओवर स्पेंडिंग जो है ना आप ज़्यादा कर जाते हो इन केस ऑफ द ऑनलाइन पेमेंट्स। डिस्प्यूटेड ट्रांजेक्शन हो जाती है, कभी कभी ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है या पैसे कट जाते हैं, ट्रांजेक्शन फुलफिल नहीं हो पाती हैं, तो कभी कभी ट्रांजेक्शन डिस्प्यूटेड रहती हैं। बिजनेस की कॉस्ट बढ़ जाती है बिकॉज उन सबको ये सब टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी, राइट। एंड बहुत सारी बार कनेक्शन भी लॉस हो जाता है, एंड बहुत सारे फैक्टर्स हैं आपके डिसएडवांटेजेस को लेके। तो गाइस दीज वर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द डिजिटल पेमेंट। तो आई बिलीव कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मैंने मैराथन सीरीज आपके लिए लेके आई हूँ, मैं मैराथन में आपको रिवाइज करा रही हूँ सारे के सारे चैप्टर्स, और डोंट वरी इसका पार्ट बी भी जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और मैं बिलीव करती हूँ कि आपको इस सब्जेक्ट जो है समझ में आ रहा होगा। अब EIS आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा एनी मोर। बाय गाइज।